नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं रवि भारद्वाज आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मानव शरीर ह्यूमन बॉडी के बारे में आज से हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न अंग तंत्रों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, ह्यूमन बॉडी का निर्माण किससे होता है, लास्ट वीडियोज के अंदर हम पढ़ चुके हैं, जिसे सेल कोशिकाओं से मिलकर के हमारा शरीर बना हुआ होता है। कोशिकाओं में विभाजन के दौरान ऊतक बनते हैं, ऊतकों से अंग बनते हैं, अंगों से अंगतंत्र बनते हैं और संपूर्ण अंगतंत्र ऑर्गन सिस्टम मिलकर के बॉडी का निर्माण करते हैं, मानव शरीर का निर्माण करते हैं। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, लगभग हर प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में ये पूछा जाता है। रीट लेवल 2 साइंस मैथ्स, रीट लेवल 1 में भी आता है, लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा। इसके अलावा हम बात करें जो अदर एग्जाम्स हमारे होते हैं, उन सभी के अंदर मानव शरीर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। मानव शरीर में कुछ अंग तंत्र हैं जो किसी सिलेबस में हो सकता है, इसमें से एक भी हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। बाकी जनरल एग्जाम्स में सभी के अंदर ह्यूमन बॉडी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मानव शरीर में क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं, कौन कौन से अंग तंत्रों से मिलकर के मानव शरीर का निर्माण होता है। तो इसके निर्माण की हम बात करें तो इसका निर्माण होता है अंग तंत्रों से मिलकर। किससे मिलकर होता है? अंग तंत्रों से मिलकर। इसका निर्माण जो है वो कौन करते हैं? अंग तंत्र करते हैं। ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। सबसे पहला पाचन तंत्र आता है इसके अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें हम कंप्लीट डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कितने इसके पार्ट हैं, डाइजेशन से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां हमारी बॉडी में हो सकती हैं, डाइजेशन के ऑर्गन कौन कौन से हैं, कहाँ पर डाइजेशन होता है कंप्लीट, ये सारी चर्चा इस टॉपिक के अंदर हम करने वाले हैं। सेकंड आता है दोस्तों इसके अंदर श्वसन तंत्र, जिसको कहा जाता है रेस्पायरेटरी सिस्टम। क्या कहा जाता है? रेस्पायरेटरी सिस्टम। इसके अंदर हम श्वसन से संबंधित सारी बातें करेंगे कि रेस्पिरेशन किस प्रकार से होता है, श्वसन क्रिया के कौन कौन से अंग हैं, श्वसन गुणांक क्या होता है, श्वसन के प्रकार क्या हैं, लंग्स फेफड़े क्या होते हैं, इन सभी बातों के बारे में चर्चा हम श्वसन तंत्र के अंदर करने वाले हैं। थर्ड नंबर पर आता है इसमें उत्सर्जन तंत्र, जिसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। इसमें उत्सर्जन से संबंधित क्रियाएं कि हमारे शरीर में भोजन के पाचन एवं ऑक्सीकरण के दौरान कुछ ऐसे हानिकारक पदार्थ, वेस्ट मटेरियल्स बनते हैं जिनका शरीर से बाहर निष्कासन होना बहुत ही आवश्यक है। वो सारी चर्चा हम उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर करने वाले हैं। चौथा पार्ट आता है हमारा इसके अंदर रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से इसे जाना जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र में हम रक्त क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, रक्त कणिकाएं, रक्त वाहिनियाँ, इसके अलावा रक्त समूह, रेयर ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं, रक्त समूह की वंशागति कैसे होती है, हार्ट क्या है, हार्ट से संबंधित बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, ब्लड प्रेशर क्या होता है, पल्स रेट क्या होती है, हृदय की ध्वनियाँ क्या होती हैं, इन कंप्लीट जानकारी की चर्चा हम रक्त परिसंचरण तंत्र के माध्यम से करने वाले हैं। ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, रक्त का थक्का बनने में कितना समय लगता है, ये सारी चर्चा हम रक्त परिसंचरण तंत्र के माध्यम से करेंगे। इसके बाद एक आता है दोस्तों लसिका परिसंचरण तंत्र। लसिका परिसंचरण तंत्र का ही पार्ट है, जिसको लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो परिसंचरण में 2 आते हैं, रक्त, और एक आता है दोस्तों लसिका परिसंचरण तंत्र। तो 5वां इसमें हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है लसिका
परिसंचरण तंत्र। इन दोनों को मिलाकर दोस्तों हम एक भी कह सकते हैं, ये सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आता है। लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट आता है अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बात करेंगे। पीयूष ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल, एड्रिनल। इसके अलावा बहिस्रावी ग्रंथियां, लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, सीवम ग्रंथि, लेवियल ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, बार्थोलिन ग्लैंड्स, काउपर ग्लैंड्स, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कंप्लीट। उसको अपन कहते हैं अंतःस्रावी तंत्र। इसमें मिक्स ग्लैंड्स के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सा हार्मोन्स की कमी से कौन सा रोग होता है, अधिकता से कौन सा रोग होता है, ग्रंथियां हमारी बॉडी में कहाँ पर पाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों 7 नंबर पर तंत्रिका तंत्र के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। क्या नाम है? नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, जिसमें मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु के बारे में चर्चा करेंगे। हमारी जितनी भी क्रैनियल्स नर्व वगैरह होती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं, उन सब के बारे में इसमें हमें डिटेल में चर्चा करनी है। मस्तिष्क के कितने पार्ट हैं, किसका क्या काम होता है, शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में उपस्थित होते हैं, ये सारी चर्चा हम नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र के अंदर करने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 8वें नंबर पर। इसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों कंकाल तंत्र। क्या नाम है? कंकाल तंत्र, जिसको कहा जाता है स्केलेटल सिस्टम। क्या कहा जाता है? स्केलेटल सिस्टम। इसमें अस्थियों के बारे में, उपास्थ्यों के बारे में, कंकाल संधियों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे कंकाल तंत्र के नाम से जाना जाता है। कंकाल तंत्र के कौन कौन से दोष हैं, इनकी चर्चा भी इस पार्ट के अंदर हम करने वाले हैं। सेकंड आता है 9th नंबर पर पेशी तंत्र, जिसको मस्कुलर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। मस्कुलर सिस्टम कहते हैं। इसका निर्माण पेशियों से मिलकर हुआ है, मसल से मिलकर हुआ है, जिसमें हम मसल्स के बारे में पढ़ेंगे कि मसल्स के टाइप कौन कौन से हैं, मसल्स कितने प्रकार की होती हैं, ऐच्छिक पेशियाँ, अनैच्छिक पेशियाँ, हृदय पेशियाँ कहाँ पाई जाती हैं, क्या काम करती हैं, इसकी कंप्लीट जानकारी हम पेशी तंत्र के अंदर करने वाले हैं। एक हम पढ़ेंगे इसमें जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके अंदर नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। इसके अलावा जननात्मक स्वास्थ्य क्या होता है, जनन में कौन कौन से हार्मोन्स का भूमिका होती है, ये सारी चर्चा हम इस टॉपिक के अंदर करने वाले हैं। तो लास्ट पार्ट है हमारा रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नाम से इसे जाना जाता है, जनन तंत्र के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये मैंने एक ब्रीफ दिया है आपको कि ह्यूमन बॉडी के अंदर, मानव शरीर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये कंप्लीट आपके सिलेबस में है, याद रखना। इसकी कंप्लीट के बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन से पार्ट हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसा सिलेबस होता है, जो पार्ट हमारे सिलेबस में होता है उसकी हम चर्चा आगे करने वाले हैं। बाकी ह्यूमन बॉडी का निर्माण ये कंप्लीट सभी सिस्टम से मिलकर के होता है। अब सबसे पहले हम स्टार्ट इसमें करने वाले हैं, जिसका नाम है पहला पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र की हम बात करते हैं इसमें कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, पाचन की डेफिनेशन क्या होगी, पाचन के प्रकार कितने हैं, पाचन के अंग कौन कौन से हैं, एक कंप्लीट जानकारी इस टॉपिक के अंदर हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डाइजेशन होता क्या है। अगर आपसे एक लाइन के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज डाइजेशन या डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन, पाचन का अर्थ क्या होता है,
तो पाचन दोस्तों एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि यांत्रिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा संपन्न होती है और इसमें जटिल भोज्य पदार्थों को सरल पदार्थों के अंदर तोड़ा जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, या हम ये कह सकते हैं जटिल कार्बनिक अणुओं का सरल कार्बनिक अणुओं में बदलना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। जब दोस्तों हम मुख गुहा में भोजन को डालते हैं तो सबसे पहले जैसे आपने गेहूं खाया, चावल, मक्का, बाजरा, इनसे आपको मिलता है स्टार्च। क्या मिलता है? स्टार्च। स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल है। जैसे ही स्टार्च हमने लिया, हमारी मुख गुहा में निकलती है लार, सलाइवा। लार के अंदर दो एंजाइम पाए जाते हैं। पहला एंजाइम होता है टाइलिन, सेकंड एंजाइम होता है लाइसोजाइम। सबसे पहला जो एंजाइम है टाइलिन, वो सबसे पहले स्टार्च का पाचन करता है और स्टार्च को बदल देता है दोस्तों माल्टोज शर्करा में। यानी जैसे ही आपने स्टार्च लिया तो ये स्टार्च तो क्या है बताओ? ये तो है पॉलीसैकेराइड। क्या है बताओ? स्टार्च तो है हमारा पॉलीसैकेराइड। लेकिन स्टार्च का पाचन कौन से एंजाइम के द्वारा होता है? टाइलिन एंजाइम के द्वारा होता है। और एक टाइलिन एंजाइम इस स्टार्च को किस में चेंज कर देता है? माल्टोज शर्करा में चेंज कर देता है। और माल्टोज शर्करा याद रखना डाइसैकेराइड का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? डाइसैकेराइड का उदाहरण है। ये माल्टोज शर्करा एंड में जाकर के किस में चेंज हो जाती है? ग्लूकोज में चेंज हो जाती है। आप चाहे कुछ भी खा लो, सभी से लास्ट में जाकर के हमारी बॉडी में क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज प्राप्त होता है। और ग्लूकोज मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल है। जैसा कि मैंने डेफिनेशन में बताया है, आप देख पा रहे हो, सबसे पहले स्टार्च पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड चेंज हुआ है डाइसैकेराइड में, और डाइसैकेराइड चेंज हुआ है मोनोसैकेराइड में। अर्थात जटिल अणु किसमें बदल रहे हैं? सरल अणु में बदल रहे हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि भोजन में उपस्थित जटिल कार्बनिक अणुओं का सरल कार्बनिक अणुओं में बदलना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। तो सबसे पहले हम पाचन की डेफिनेशन की बात करते हैं कि पाचन की परिभाषा क्या होगी, पाचन का अर्थ क्या होगा। तो पाचन का अर्थ क्या है? भोजन में उपस्थित जटिल कार्बनिक अणुओं का सरल कार्बनिक अणुओं में बदलना। कार्बनिक का अर्थ होता है कि जो हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा काम में लिए हैं, ये सभी कार्बनिक अणु हैं। और ये जटिल अणु किसमें बदल रहे हैं? सरल के अंदर बदल रहे हैं। इसका मतलब पाचन प्रारंभ हो गया है। तो एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले पाचन की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होती है? मुख गुहा से प्रारंभ होती है। कहां से प्रारंभ होती है? मुख गुहा से। और पाचन का अंत होता है छोटी आंत में। कहां पर जाकर होता है? छोटी आंत में होता है। ये जो जटिल अणु सरल अणु में बदल रहे हैं, ऐसा किसके द्वारा संभव होता है? तो ये यांत्रिक और रासायनिक विधियों के द्वारा संपन्न होता है। किसके द्वारा संपन्न होता है? ये रासायनिक तथा यांत्रिक विधियों के द्वारा संपन्न होता है। रासायनिक तथा यांत्रिक, केमिकल एंड मैकेनिकल जो मेथड्स हैं, उनके द्वारा भोजन का डाइजेशन होता है। तो यांत्रिक विधियों के द्वारा ये क्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। आगे हम बात करते हैं पाचन जो होता है दोस्तों, पाचन के प्रकार की हम बात करते हैं। डाइजेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं? तो पाचन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो। पाचन के प्रकार की यदि हम बात करें, कई बार क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर में या मानव में किस प्रकार का डाइजेशन होता है? अंतरकोशिकीय होता है या बहिर्कोशिकीय होता है? इंटरसेलुलर होता है या एक्स्ट्रा सेलुलर होता है? तो दो प्रकार का पाचन होता है, याद रखना, टाइप्स ऑफ डाइजेशन।
एक तो आता है बहिर्कोशिकीय पाचन, और एक होता है दोस्तों अंतराकोशिकीय पाचन। क्या मीनिंग होगा दोनों का? अंतरकोशिकीय का मतलब होता है सरल प्रकार का पाचन होता है, याद रखना, जिसमें कोशिका के अंदर पाचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कोशिका द्रव्य के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ भोजन की रसधानियां पाई जाती हैं, फूड वैक्यूल्स पाई जाती हैं। यदि उनके अंदर पाचन हो रहा है उसको कहते हैं अंतराकोशिकीय पाचन या इंटरसेलुलर डाइजेशन के नाम से जाना जाता है। यानी सरल प्रकार का पाचन होता है, याद रखना। और अंतरकोशिकीय पाचन जो होता है वो प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलंट्रेटा, इसके अलावा परजीवी क्रमियों में होता है। ये क्या होते हैं? ये अकशेरुकी संघ के जीव हैं दोस्तों, याद रखना। तो जिनमें कोशिका के अंदर भोजन का पाचन होता है उसे कहते हैं अंतरकोशिकीय पाचन। यानी ये कैसा होता है? सरल प्रकार का पाचन होता है। कैसा होता है ये? सरल प्रकार का पाचन होता है। इसमें कोशिका द्रव्य में उपस्थित रसधानियों में क्या होता है दोस्तों? पाचन होता है। कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य में उपस्थित जो खाद्य रसधानियां होती हैं, खाद्य रसधानियों जिनको कहा जाता है फूड वैक्यूल्स, इनके अंदर पाचन की प्रक्रिया संपन्न हो रही है तो उसे क्या कहते हैं? अंतरकोशिकीय पाचन कहा जाता है। इसमें भोजन ग्रहण किया जाता है फैगोसाइटोसिस विधि के द्वारा, या फिर हम कह सकते हैं पिनोसाइटोसिस विधि के द्वारा। कोश का झिल्ली उपयोगी पदार्थों का चयन करती है। एक आता है फैगोसाइटोसिस, एक आती है पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का अर्थ होता है ठोस पदार्थों को ग्रहण करना, और पिनोसाइटोसिस का अर्थ होता है तरल पदार्थों को ग्रहण करना। यानी इसमें जो भोजन ग्रहण किया जाता है, भोजन जो ग्रहण किया जाता है ये दो विधियों द्वारा होता है। एक तो इसमें आती है दोस्तों जिसको कहा जाता है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है ठोस पदार्थों का भक्षण करना। ठोस पदार्थों का भक्षण करना क्या कहलाता है? फैगोसाइटोसिस कहलाता है। और एक आता है इसमें जिसको कहते हैं पिनोसाइटोसिस। पिनो यानी तरल पदार्थों को ग्रहण करना। तरल पदार्थों को ग्रहण करना क्या कहलाता है? पिनोसाइटोसिस के नाम से जाना जाता है। इसके लिए आवश्यक एंजाइम लाइसोसोम के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ऐसा किस किस के अंदर होता है? ऐसा होता है, उदाहरण की हम बात करें तो प्रोटोजोआ संघ के जीवों में होता है। किसमें होता है दोस्तों? प्रोटोजोआ संघ के जीवों में होता है, पोरीफेरा में होता है, सीलंट्रेटा में होता है। पोरीफेरा का उदाहरण आता है स्पंज। क्या आता है? स्पंज। एक आता है इसमें सीलंट्रेटा, हाइड्रा जो होता है वो सीलंट्रेटा में आता है, याद रखना। इसके अलावा कुछ परजीवी कृमि होते हैं, उन परजीवी कृमि के अंदर कौन सा पाचन होता है? अंतरकोशिकीय पाचन होता है। तो जब कोशिका के अंदर पाचन हो, फूड रसधानियों में पाचन हो, कोशिका द्रव्य में होता है तो उसे क्या कहा जाता है? अंतरकोशिकीय पाचन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अंतरकोशिकीय पाचन। इसमें जो पचित भोजन है वो रसधानियों से कोशिका द्रव्य में आ जाता है, साइटोप्लाज्म में आ जाता है, और साइटोप्लाज्म में आकर के शरीर को ऊर्जा प्राप्त करता है। इस क्रिया को हम कहते हैं स्वांगीकरण या एसिमिलेशन के नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट पार्ट हुआ है हमारा अंतरकोशिकीय पाचन।
सेकंड नंबर पर आता है बहिर्कोशिकीय पाचन, जिसको एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब यह है कि कोशिका से बाहर यदि पाचन की प्रक्रिया आहार नाल के अंदर संपन्न होती है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर संपन्न होती है, तो उसे कहते हैं बहिर्कोशिकीय पाचन। यानी इसमें पाचन की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ पर होती है? कोशिका से बाहर होती है। कहाँ पर होती है? कोशिका से बाहर होती है। कोशिका से बाहर कहाँ पर होगी? आहार नाल में होती है। कहाँ पर होती है? आहार नाल के अंदर होती है। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पाचन होता है। और ऐसा पाचन होता है दोस्तों, जितने भी हाई लेवल के एनिमल्स हैं, उच्च जंतु हैं, इसके अलावा जितने वर्टिब्रेट्स हैं, सभी कशेरुकी संघ के जीव हैं जिनमें मेरुदंड पाया जाता है, उन्हें कशेरुकी जीव के नाम से जाना जाता है। तो ये किस किस में होता है याद रखना। जैसे हम बात करें उदाहरण के लिए उच्च जंतुओं तथा कशेरुकी जीव, उच्च जंतुओं तथा कशेरुकी जीवों में कौन सा पाचन पाया जाता है? बहिर्कोशिकीय पाचन होता है। हम लोग भी इसी में आते हैं। क्वेश्चन आए कि मानव में किस प्रकार का पाचन होता है? बहिर्कोशिकीय पाचन पाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है? भोजन का ऑक्सीकरण होता है, और भोजन के ऑक्सीकरण से कोशिकाओं में क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो भोजन के ऑक्सीकरण से कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पन्न होती है। भोजन के ऑक्सीकरण से कोशिकाओं में क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसे क्या कहते हैं? बहिर्कोशिकीय पाचन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पाचन तंत्र की यदि हम उत्पत्ति की बात करें कि उत्पत्ति किससे होती है, तो एक्टोडर्म तथा एंडोडर्म से होती है। यदि इसकी उत्पत्ति की हम बात करें तो उत्पत्ति होती है एक्टोडर्म तथा एंडोडर्म से होती है। उत्पत्ति किससे होती है? एक्टोडर्म तथा एंडोडर्म से होती है। पाचन तंत्र के अध्ययन की यदि हम बात करें कि पाचन तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पाचन तंत्र का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे कहते हैं गैस्ट्रोलॉजी। क्या कहते हैं? गैस्ट्रोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो ये बात हुई है हमारे पाचन के दोनों प्रकार के बारे में। अब हम बात करते हैं कि पाचन तंत्र के अंग कौन कौन से हैं। पाचन तंत्र को मेनली कितने भागों में बांटा गया है? तो पाचन तंत्र को मेनली दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। पाचन तंत्र की यदि हम बात करें तो इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। दो पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक तो इसमें आती है आहार नाल, एक आती है दोस्तों पाचक ग्रंथियां। एक पार्ट तो इसमें आता है जिसको अपन कह सकते हैं पाचक ग्रंथियां। कौन सा पार्ट आता है? पाचक ग्रंथियां। इनको कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। और एक पार्ट आता है इसका आहार नाल। एक पार्ट कौन सा आता है? आहार नाल, जिसको एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जाना जाता है। एलिमेंट्री कैनाल के नाम से इसे बच्चों जाना जाता है। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं? एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले मुख से लेकर के और गुदा द्वार तक का जो पार्ट है वो कहलाता है दोस्तों आहार नाल, जिसकी लंबाई टोटल होती है 33 से 35 फीट। यदि हम आहार नाल की कुल लंबाई की बात करें कि इसकी कुल लंबाई कितनी होती है, आहार नाल की कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई होती है इसकी लगभग 33 से 35 फीट के आसपास कुल लंबाई मानी जाती है। मुख से लेकर के गुदा द्वार, ये कहाँ से कहाँ तक होती है? तो मुख से लगा करके गुदा, माउथ से लेकर के एनस तक, माउथ से लेकर के एनस तक का जो पार्ट है वो क्या कहलाता है? आहार नाल कहलाता है। या बकल कैविटी से लेकर के यदि हम बात करें एनस तक का पार्ट तो इसे क्या कहा जाता है? आहार नाल के नाम से जाना जाता है। इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं? तो एक तो इसमें सबसे पहला पार्ट आता है मुख,
जिसे कहा जाता है माउथ। मुख जिसमें खुलता है दोस्तों उसको कहते हैं मुख गुहा। क्या कहते हैं? मुख गुहा, जिसको कहा जाता है बकल कैविटी। क्या कहते हैं? बकल कैविटी। मुख मुख गुहा के अंदर खुलता है। फिर एक पार्ट आता है इसमें जिसका नाम है ग्रसनी। क्या नाम है? ग्रसनी। PHARYNX, फेरिंग्स कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? फेरिंग्स कहा जाता है। फिर एक पार्ट आता है दोस्तों जिसको ग्रासनाल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रासनाल कहा जाता है। ईसोफेगस के नाम से जाना जाता है। इसको ग्रशिका भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसको ग्रशिका के नाम से भी जाना जाता है, या इसे ग्रासनाल के नाम से जाना जाता है। एक पार्ट आता है दोस्तों इसके अंदर आमाशय। कौन सा पार्ट आता है? आमाशय, जिसे स्टमक के नाम से जाना जाता है। और एक इसमें आती हैं आंतें, जिसमें छोटी आंत भी आ जाती है और बड़ी आंत भी आती है। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन दोनों को आंत के अंदर रखा गया है। तो ये सभी पार्ट याद रखना किसके हैं? आहार नाल के हैं। दोस्तों मलाशय जो होता है, मलाशय किसका पार्ट है? बड़ी आंत का ही पार्ट होता है। सहायक ग्रंथियों की यदि हम बात करें तो सहायक ग्रंथियों में दोस्तों एक्सेसरी ग्लैंड्स या इनको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहा जाता है। इसमें 3 ग्रंथियां आती हैं। पाचक ग्रंथि में कौन कौन सी आती है? सबसे पहली ग्रंथि आती है इसके अंदर लार ग्रंथि। कौन सी आती है दोस्तों? लार ग्रंथि, जिसे सैलिवरी ग्लैंड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैलिवरी ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सैलिवरी ग्लैंड्स कहते हैं। दूसरी आती है दोस्तों इसके अंदर यकृत। सबके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। लीवर ये हमारा ग्रंथियों वाला पार्ट भी है, जिसकी चर्चा हम डाइजेशन के अंदर ही करेंगे। और एक पार्ट आता है इसके अंदर अग्नाशय। कौन सा आता है? अग्नाशय, जिसको पैंक्रियाज कहते हैं। क्या कहते हैं? पैंक्रियाज के नाम से जाना जाता है। तो लार ग्रंथियां, यकृत, अग्नाशय तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं? पाचक ग्रंथियों के नाम से जानते हैं, या इन्हें सहायक ग्रंथियों के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे पाचन तंत्र को मेनली हमने कितने भागों में बांट दिया है? 2 भागों के अंदर डिवाइड कर दिया है। तो अभी तक दोस्तों हमने क्या पढ़ा है? एक बार रिवाइज कर देता हूं मैं आपके सामने। पाचन का मतलब होता है भोजन में उपस्थित जटिल कार्बनिक अणुओं का सरल कार्बनिक अणुओं में बदलना। क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। ये पाचन यांत्रिक और रासायनिक विधियों के द्वारा होता है, एंजाइम्स के द्वारा होता है। जटिल अणु सरल अवस्था में बदल जाते हैं, उसे हम पाचन कहते हैं। पाचन 2 प्रकार का है, कोशिका से बाहर, कोशिका के अंदर। कोशिका के अंदर होता है अंतरकोशिकीय, बाहर होता है बहिर्कोशिकीय। हमारे शरीर में, मानव शरीर में दोस्तों याद रखना, कौन सा पाचन पाया जाता है? बहिर्कोशिकीय पाचन पाया जाता है। कौन सा पाचन होता है? बहिर्कोशिकीय पाचन होता है। अंतरकोशिकीय की बात करें तो शरीर के अंदर वाला पाचन होता है वो प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलंट्रेटा, परजीवी कृमि, इनके अंदर कौन सा होता है? याद रखना, अंतरकोशिकीय पाचन होता है। इसके बाद हमने पाचन को मेनली 2 भागों में बांट दिया है पूरे सिस्टम को। एक तरफ हमने एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल की बात की है, एक तरफ हमने बात की है सहायक ग्रंथियों की। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन कौन से पार्ट की हमने चर्चा की है? तो मुख से लेकर के गुदा द्वार तक का जो पार्ट है वो सारा आहार नाल में आता है। और साथ की जो पाचक ग्रंथियां हैं वो सारा पार्ट दोस्तों किसके अंदर आता है? हमारी पाचक ग्रंथियों के अंतर्गत आता है। अब हम इसमें एक एक के बारे में आगे हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मानव में पाचन की प्रक्रिया के कौन कौन से चरण हैं। तो हमारा पाचन की प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं पाचन प्रक्रिया के चरण। मानव में पाचन प्रक्रिया के चरण। मानव में पाचन प्रक्रिया के टोटल 5 चरण हैं, याद रखना। कौन कौन से चरण हैं? सबसे पहला चरण आता है जिसका नाम है अंतर्ग्रहण, जिसको इंजेस्टन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंजेस्टन कहा जाता है। दूसरा चरण होता है दोस्तों पाचन
जिसे डाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तीसरा चरण होता है अवशोषण, जिसको एब्जॉर्बेशन कहते हैं। ये क्रम भी पूछा जा सकता है, क्रम भी याद रखना है। चौथा चरण होता है श्वांगीकरण, जिसे एसिमिलेशन कहते हैं। पांचवा चरण होता है दोस्तों बहिक्षेपण, जिसको एजेस्टन के नाम से जाना जाता है। आइए एक एक के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो 5 क्रम आपको याद रखने हैं। सबसे पहले अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण, लास्ट में क्या होगा, बहिक्षेपण। मुख गुहा में भोजन को प्रवेश कराना कहलाता है अंतर्ग्रहण, इंजेस्टन। उसके बाद होता है पाचन प्रारंभ। पाचन के बाद जो भी हम पदार्थ लेते हैं उससे लाभदायक पदार्थ भी बनते हैं, हानिकारक पदार्थ भी बनते हैं। लाभदायक पदार्थों का होता है अवशोषण, हानिकारक पदार्थों का होता है उत्सर्जन। जो लाभदायक पदार्थ हमने लिए हैं उनसे हमारे शरीर की कोशिकाओं के द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जाती है, वो क्रिया कहलाती है श्वांगीकरण। क्या कहलाती है, श्वांगीकरण कहलाती है, एसिमिलेशन कहलाती है। और लास्ट में जितने भी हानिकारक पदार्थ हैं उनका बहिक्षेपण कर दिया जाता है। इस प्रकार पाचन की प्रक्रिया के टोटल कितने चरण होते हैं दोस्तों, 5 चरण होते हैं। सबसे पहला जो चरण है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला चरण है दोस्तों अंतर्ग्रहण। क्या नाम है, अंतर्ग्रहण, जिसे इंजेस्टन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, इंजेस्टन के नाम से जाना जाता है। तो अंतर्ग्रहण की यदि हम बात करें तो अंतर्ग्रहण विधि के द्वारा सबसे पहले भोजन मुख गुहा में प्रवेश करता है। क्वेश्चन आता है कि भोजन का मुख गुहा में प्रवेश क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण कहलाता है, इंजेस्टन कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, भोजन का मुख गुहा में प्रवेश, भोजन का मुख गुहा में प्रवेश क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण कहलाता है। इसमें हम मुख और मुख गुहा के बारे में बात करते हैं। एक तो इसमें पार्ट आता है मुख बाहर वाला, और मुख खुलता है, उस पार्ट को कहते हैं मुख गुहा, माउथ एंड बकल कैविटी। मुख जो होता है दोस्तों, मुख एक क्षैतिज दरार रूपी छिद्र होता है। क्षैतिज यानी ऐसे समानांतर, दरार है ये, क्षैतिज दरार रूपी छिद्र होता है, जिसमें 2 ओष्ठ पाए जाते हैं, ऊपरी ओष्ठ और निचले ओष्ठ के द्वारा ढका रहता है। एक यहाँ पर थोड़ा सा लेवल का प्रश्न बनता है, कई बार लैब असिस्टेंट सेकंड ग्रेड वगैरह में पूछा जा सकता है कि ओष्ठ से संबंधित पेशी कौन सी होती है, होठ कौन सी पेशी से मिलकर बने हैं। तो ऑर्बिकुलेरिस, क्या नाम है दोस्तों, ऑर्बिकुलेरिस। 2 ओष्ठ होते हैं, हम जानते हैं, होठ या ओष्ठ कह सकते हैं अपन। ओष्ठ से संबंधित पेशी का नाम याद रखना। ओष्ठ से संबंधित पेशी की बात करें कि ये कौन सी पेशी से मिलकर बना होता है, तो दोस्तों ऑर्बिकुलेरिस। क्या नाम है, ऑर्बिकुलेरिस मसल्स से मिलकर बनते हैं। किससे मिलकर बनते हैं, ऑर्बिकुलेरिस मसल्स, ऑर्बिकुलेरिस ओरिस, इसका पूरा नाम होता है ऑर्बिकुलेरिस ओरिस मसल्स। इससे मिलकर किसका निर्माण होता है, ओष्ठ का निर्माण होता है। हमारी जो मुख गुहा होती है दोस्तों, ये 2 भागों में विभाजित होती है। कितने भागों में विभाजित होती है, 2 भागों में। एक तो होता मुख प्रघाण वाला क्षेत्र, एक होता मुख्य मुख गुहा। हमारी जो मुख गुहा होती है ये 2 भागों में विभाजित होती है। 2 भागों में क्या होती है, विभाजित होती है। कौन कौन सा पार्ट, एक तो होता है मुख प्रघाण, जिसको कहते हैं बकल वेस्टिबुल, मुख प्रघाण के नाम से जाना जाता है, बकल वेस्टिबुल के नाम से जाना जाता है, इसको याद रखना। ये मुख प्रघाण क्या होता है, जो मसूड़े होते हैं हमारे और जो गाल होते हैं उनके मध्य का स्थान क्या कहलाता है, मुख प्रघाण कहलाता है। क्या कहलाता है, मुख प्रघाण कहलाता है। मुख गुहा 2 भागों में विभाजित होती है। एक तो होता मुख प्रघाण, बकल वेस्टिबुल के नाम से जाना जाता है।
मसूड़ों और गालों के मध्य का स्थान। हमारे जो मसूड़े होते हैं, मसूड़ों तथा गालों के मध्य का जो स्थान होता है उसको कहा जाता है दोस्तों मुख प्रघाण। क्या कहते हैं? मुख प्रघाण। और एक होती है मुख्य मुख गुहा। एक पार्ट होता है इसमें मुख्य मुख गुहा। मुख्य मुख गुहा। मुख्य मुख गुहा क्या होता है? ये भीतरी भाग होता है, केंद्रीय भाग होता है। ये भीतरी भाग होता है, भीतरी या केंद्रीय भाग होता है। भीतरी या केंद्रीय भाग होता है, याद रखना, जो कि ऊपरी और निचले जबड़ों से घिरा हुआ रहता है। ऊपरी जबड़ा और निचले जबड़ों से अंदर जो केंद्रीय भाग है वो घिरा हुआ रहता है। उसे क्या कहते हैं? मुख्य मुख गुहा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मुख गुहा का जो तालू वाला पार्ट है, मुख गुहा का जो तालू वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट जो होता है, इसको पैलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? पैलेट के नाम से जाना जाता है। मुख गुहा का तालू क्या कहलाता है दोस्तों? पैलेट कहलाता है। ये एक क्षैतिज पट्ट होता है, याद रखना, जो कि नासाकोष्ठ और मुख कोष्ठ के बीच में पाया जाता है। नासाकोष्ठ और मुख कोष्ठ के बीच में पाया जाता है, याद रखना, जिसको अपन कहते हैं मुख्य मुख गुहा के नाम से भी इसको जाना जाता है। तालू की बात करें दोस्तों हम, तालू दो प्रकार का होता है। एक तो कठोर तालू होता है, एक कोमल तालू होता है। आप अपनी जीभ को आगे की ओर टच करो एक बार। जो हमारे ऊपरी जबड़ा है, ऊपरी जबड़े पर दांत लगे हुए हैं, दांत के पीछे देखना, आप अपनी जीभ को टच करो, थोड़ा कठोर नजर आ रहा है, इसको कहते हैं कठोर तालू। क्या कहते हैं? कठोर तालू। ये मैक्सिला और पैलेंटाइन अस्थि से बना होता है। तो यदि हम तालू की बात करें कि तालू जो होता है ना, इसके दो पार्ट होते हैं। तालू के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है दोस्तों कठोर तालू और एक होता है कोमल तालू। एक तो होता है कठोर तालू, एक होता है कोमल तालू। कठोर तालू याद रखना तालू का अग्रभाग है। ये क्या है? तालू का अग्रभाग जो होता है वो कठोर भाग होता है। ये कौन सी अस्थियों से मिलकर बना है? मैक्सिला और पैलेंटाइन। मैक्सिला तथा पैलेटाइन, मैक्सिला तथा पैलेटाइन अस्थि से निर्मित होता है, याद रखना, जिसे क्या कहते हैं? कठोर तालू कहते हैं। एक दोस्तों थोड़ा सा आपकी जीभ को पीछे को लेके जाओ। कभी अपन उंगली डालते हैं ना मुंह में, ऊपर देखते हैं थोड़ा सॉफ्ट होता है, उसको बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट या उसको कोमल तालू कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉफ्ट पैलेट के नाम से जाना जाता है। इसे कोमल तालू कहते हैं, इसे हार्ड पैलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ड पैलेट कहते हैं। कोमल तालू जो होता है दोस्तों, ये तालू का पश्च भाग होता है, जिसमें अनैच्छिक पेशी, संयोजी ऊतक, म्यूकस उपकला से मिलकर के बना होता है। तो ये पश्च भाग होता है। तालू का पश्च भाग क्या कहलाता है? थोड़ा सा कोमल पार्ट होता है, याद रखना, और इसमें अनैच्छिक पेशियां संयोजी ऊतकों से मिलकर के बना होता है। अनैच्छिक पेशी प्लस उस संयोजी ऊतक पाए जाते हैं, उन संयोजी ऊतकों से क्या होता है दोस्तों? ये निर्मित होता है, बना हुआ होता है। तो कोमल तालू दो प्रकार का हो गया, कठोर तालू, कोमल तालू। कठोर तालू तालू का अग्रभाग होता है, जो कि मैक्सिला और पैलेंटाइन अस्थि से मिलकर के बना होता है। कोमल तालू तालू का पश्चभाग होता है, जो कि अनैच्छिक पेशियों, संयोजी ऊतक और म्यूकस उपकला से मिलकर के बना हुआ होता है। तो कोमल तालू ये पश्चभाग होता है, जो कि अनैच्छिक पेशी और संयोजी ऊतकों से मिलकर के बना हुआ होता है। तो इस प्रकार दोस्तों तालू के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। जैसा कि आपको एक छोटा सा डायग्राम मैंने लिया है यहाँ पर, ये देखो आपको दिख रहा है, ये हमारे दांत हैं। दांत के ऊपर वाला जो आगे वाला पार्ट होता है, दांतों के जस्ट पीछे वाला जो पार्ट है, दांतों के जस्ट पीछे वाला जो पार्ट है यहाँ पर, ये तो होता है दोस्तों कठोर तालू। कैसा होता है? कठोर तालू होता है। और ये वाला जो पार्ट है पीछे वाला, ये है दोस्तों कोमल तालू। ये कैसा पार्ट है? कोमल तालू के नाम से जाना जाता है। ये दोनों ही तालू के पार्ट हैं।
ये आपको दिख रही है जीभ है, जीभ के बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे, दांतों के बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। ये दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पर एक घंटीनुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसको कहा जाता है युबुला। क्या कहा जाता है इसको? युबुला के नाम से जाना जाता है। आगे आएगा ये वर्ड भी, तो युबुला, पैलेट, टंग, टीथ के बारे में अपन ने इसमें चर्चा की है। इसका जो मध्य भाग जो होता है दोस्तों कठोर तालु का, ये मध्य पश्च भाग बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, याद रखना। नीचे लटकता हुआ एक उंगली समान उभार बनाता है, वो उंगली समान उभार को हम क्या कहते हैं? युबुला कहते हैं। इसको बिलम पैलेटाई के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसको? बिलम पैलेटाई के नाम से भी जाना जाता है। तो युबुला होता है दोस्तों, याद रखना। और इसके पृष्ठ सतह पर एक जोड़ी आंतरिक नासा छिद्र पाए जाते हैं जो कि ऊपर की तरफ से खुलते हैं। नासा छिद्र भी हमारे यहीं पर खुलते हैं, हमारा मुख गुहा भी यहीं पर खुलता है। ये युबुला क्या काम करता है? युबुला जब हम भोजन को अंदर ग्रहण करते हैं तो ये जो अंदर के नासा छिद्र हैं उनको ढक लेता है, जिसके कारण भोजन के कण नासा गुहा में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। युबुला के कार्य की यदि हम बात करें कि युबुला जो होता है इसका कार्य क्या है, तो अंतर ग्रहण के समय भोजन के कणों को नासा छिद्र में जाने से रोकना है। ये कौन काम करता है दोस्तों? युबुला करता है, याद रखना। कौन करेगा? युबुला करेगा। कोमल तालु जो होती है ये हमारा ग्रसनी वाले पार्ट में स्थित होता है। ग्रसनी को दो भागों में डिवाइड कर देता है, तो नासा ग्रसनी और एक मुख ग्रसनी। नासा ग्रसनी नासा कोष्ठ से संबंधित होती है और मुख ग्रसनी ग्रसनी का निचला भाग होता है। अदर भाग को क्या कहते हैं? मुख ग्रसनी कहा जाता है। तो कोमल तालु जो होता है वो कहाँ पर स्थित होता है? ग्रसनी के अंदर होता है। ये ग्रसनी को कितने भागों में डिवाइड करता है? दो भागों में। जो कोमल तालु है ये ग्रसनी को कितने भागों में विभाजित करता है? दो भागों में विभाजित करता है। कितने भागों में बांटता है? ये दो भागों में बांटता है। एक तो नासा ग्रसनी और एक पार्ट होता है दोस्तों जिसको कहा जाता है मुख ग्रसनी। नासा ग्रसनी जिसको नासोफेरिंक्स कहा जाता है और एक होता है मुख ग्रसनी जिसे ओरोफेरिंक्स कहते हैं। ये दोनों पार्ट किसके हैं? याद रखना, ग्रसनी के हैं। ये नासा कोष्ठ से संबंधित होता है, ये ग्रसनी का निचला व अदर भाग होता है। ये नासा कोष्ठ से संबंधित है। ये चीज दोस्तों सेकंड ग्रेड वगैरह में पूछी जाती है, याद रखना। हल्का फुल्का हमें रीट लेवल पर और लैब असिस्टेंट लेवल पर भी हमें याद रखना होगा। मुख ग्रसनी की बात करें तो ग्रसनी का निचला व अधर भाग है। अपन ऐसा लेवल लेके चल रहे हैं कि आप लगभग ये सारे एग्जाम देते हो, सभी में आपको एक काम में आने वाला है दोस्तों, निचला व अधर भाग है। आजकल सभी एग्जाम्स के अंदर थोड़ा सा लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो सीईटी का पेपर हो, चाहे वो कॉमन किसी एलडीसी का हो सकता है या ग्रेड का हो सकता है। ग्रेड में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, थोड़ा सा सेकंड ग्रेड में बीएससी लेवल का भी पूछा जाता है। बाकी 10+2 लेवल तक का तो दोस्तों जनरली हमें याद रखना होता है।